हाय एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी। तो सिलेबस में तो सिर्फ इतना सा मेंशन है हाइड्रोजन एटम, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे सारे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके। Bohr model of the hydrogen atom accounts for the hydrogen line spectrum but with a number of shortcomings। मतलब बोर मॉडल ने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन तो कर दिया स्पेक्ट्रम को, बट शॉर्टकमिंग्स काफी थी। फॉर एग्जांपल, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिया था कि फाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक लाइन का 3 लाइन में जो आगे और डिस्टिंक्शन था वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था बोर मॉडल। एंड इंटेंसिटी वेरिएशन इन देम, और इंटेंसिटी वाइज भी जिस लाइन का ज्यादा होना था उसका वो नहीं एक्सप्लेन कर सके। मोर ओवर, इट्स यूज इज लिमिटेड टू द वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम्स, दूसरे एटम्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। Finally, but most important, it does not tell how electrons interact with atoms and atoms with atoms to give the observed property of matter। किसी मैटर की प्रॉपर्टी को समझने के लिए एटम्स का आपस में इंटरेक्शन जरूरी है, और बोर मॉडल से वो नहीं समझ सकते थे। ठीक है। The cause of these shortcomings goes back to the limitations of the classical mechanics itself। मतलब ये shortcomings क्यों आई, तो ये basically classical mechanics की वजह से ही आई थी, क्योंकि classical mechanics ही अप्लाई किया गया था, which is usually applied to explain the properties of system। यूजुअली हम सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ ही जाते हैं। वहां जहां क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है तब हम जाके क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं। ओके। The classical mechanics is based on the assumption that in any system of particles, it is possible to measure precisely the quantities like position, velocity, momentum, acceleration, etc। कहना चाह रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम सबको प्रिसाइजली यानी एक्यूरेसी के साथ में मेजर किया जा सकता है। जबकि आप क्वांटम मैकेनिक्स में जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन को मेजर करोगे अच्छे से तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा, मोमेंटम को मेजर करोगे तो पोजीशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स तो ये कहता है कि प्रिसाइजली आप पोजीशन को और मोमेंटम को साथ में मेजर नहीं कर सकते, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि इजीली, क्योंकि न्यूटन के लॉज अप्लाई करो और इजीली मेजर हो जाएगा। सो विच कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो पोजीशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, ये स्टेट ऑफ द सिस्टम को ही तो बताता है किसी टाइम पे। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन देन इनेबल अस टू डिटरमाइन दिस क्वांटिटी। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मोशन मतलब जो न्यूटन की इक्वेशंस है उनसे हम डिटरमाइन कर देते हैं इन क्वांटिटीज को। हेंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट ऑल लेटर इंस्टेंट। तो किसी एक इनिशियल टाइम पे अगर हमें कुछ क्वांटिटीज की वैल्यू पता होती है तो न्यूटन के जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको यूज करके हम किसी और टाइम पे बता सकते हैं कि सिस्टम कहाँ पर जाएगा, और ये बहुत प्रिसाइसली होता है विदाउट एनी एरर। द अजम्पशन इज वैलिड इन आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। दिस इज वाई क्लासिकल मैकेनिक्स प्रोवाइड्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो यहाँ तक क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो काफी हद तक चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे। बट the assumption is however is conflict with the uncertainty principle which becomes important in the atomic domain। but जब साइज बहुत छोटा हो जाता है सिस्टम का, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे क्रिकेट की बॉल है अगर उसका स्टडी कर रहे हैं तो वो बड़ा सिस्टम है, लार्ज सिस्टम की कैटेगरी में आता है। मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज साइज, तो वो बड़ा आ जाएगा। तो उसके ऊपर तो न्यूटन के लॉज लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, और उसकी पोजीशन, वेलोसिटी सब कुछ वी कैन फाइंड आउट। लेकिन जब हम एटॉमिक डोमेन में जाते हैं, एटॉमिक डोमेन का मतलब होता है व्हेन वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तब क्या होता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बीच में आ जाता है, और उस वजह से हम पोजीशन और मोमेंटम को प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड एट द सेम टाइम। The measurement of one quantity introduces an uncertainty into the other। एक को मेजर करोगे तो दूसरे में क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगा। Therefore classical mechanics which assumes both to have definite values at all instants is not valid for atomic systems। इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि सारे इंस्टेंट पे एग्जैक्ट वैल्यूज देता है किसी भी क्वांटिटी की, वो अब हमारे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हम एटॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। This is the reason that the Bohr model, which was just a classical atomic model in which quantization was introduced arbitrarily, मतलब क्वांटाइजेशन तो प्रॉपर्टी होती है क्वांटम मैकेनिक्स की,
तो बोर मॉडल जो था वो था पूरा क्लासिकल मॉडल, ध्यान रखना बोर मॉडल क्लासिकल मॉडल था, उसमें सिर्फ क्वांटम थ्योरी का एक फ्लेवर यूज किया गया था, आर्बिट्रेली यूज कर दिया गया था क्वांटाइजेशन। तो ये कंफ्यूजन में मत आना कभी भी कि क्वांटाइजेशन वर्ड आ गया तो वो क्वांटम थ्योरी का मॉडल ही तो हो गया, नहीं, बाकी सारी चीजें उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ले ली थी, सिर्फ क्वांटाइजेशन वाला पार्ट था, तो सिंगल पार्ट इंट्रोड्यूस करने से पूरा थ्योरी वैलिड नहीं हो जाती है। ओके, दैट इज व्हाई इट फेल्ड टू गिव अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आधा अधूरा क्वांटम मैकेनिक्स यूज किया तो आधा अधूरा एक्सप्लेनेशन भी मिल गया, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया हमें एटॉमिक सिस्टम का। इनफैक्ट द सक्सेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज ड्यू टू द फैक्ट that such system consists of so many individual atoms that departures from average behavior are unnoticeable। मतलब इनफैक्ट ये कहना चाह रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड इसलिए होती है क्योंकि उसमें इतना लार्ज सिस्टम होता है कि बहुत सारे एटम्स का कलेक्शन होता है, तो इंडिविजुअल बिहेवियर नोटिसेबल नहीं होता। अगर इंडिविजुअल बिहेवियर नोटिसेबल होता तो वहां पर भी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती, बट वो नोटिसेबल नहीं होता है। बट ट्रूली स्पीकिंग classical mechanics must be replaced by a theory of greater generality. Quantum mechanics developed by Schrödinger is a correct replacement. So अब हम बात करेंगे quantum mechanics के बारे में और Schrödinger equation के बारे में। तो श्रोडिंगर इक्वेशंस टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो कि आपने बीएससी में क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रखी है। ओके, इन 1926 श्रोडिंगर प्रेजेंटेड हिज फेमस वेव इक्वेशन एज मैं सारा कुछ थ्योरी नहीं पढ़ूंगी, पोज करो पढ़ो इसको, है ना, थ्योरी किसी काम की नहीं है क्योंकि आई विल रिपीट द सेम थिंग which you have studied in BSc Part 3 Quantum Mechanics। नहीं, अगर आपको ये समझ में आ रहा तो मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में आप क्वांटम मैकेनिक्स वाले पेपर में जाके ये वाली इक्वेशन को देख लेना, हम डायरेक्टली उस पे जाएंगे इक्वेशन पे। तो श्रोडिंगर इंट्रोड्यूस्ड अ मैथमेटिकल वेव फंक्शन, सबको पता है साई, जो कि हमारा वेव फंक्शन होता है पार्टिकल के बारे में। वेव फंक्शन क्या होता है या सब क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, तो एटॉमिक में उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। वेव फंक्शन हमारा पोजीशन पे और टाइम पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और यस, वेव फंक्शन जो होता है, psi is called the wave function and it characterizes the de Broglie waves। पार्टिकल जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल के साथ साथ में वेव्स एसोसिएटेड होती है, इसलिए हमें वेव फंक्शन की नीड होती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है हमारे पास वेव मोशन की, ये आपको कहाँ मिलेगा, लेट मी टेल यू। हाँ, मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैकेनिक्स की बीएससी में, उसमें वेव इक्वेशन करके एक लेक्चर दिया हुआ है जहां पर इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। मैं सारे डेरिवेशन नहीं करने बैठूंगी, बट हाँ, मैं कोई भी डेरिवेशन के लिए आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये खुद कर लो, आपको लेक्चर पे मिल जाएगा, मतलब मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। सो ये 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है जो कि आपने बीएससी पार्ट 1 के अंदर पढ़ी है। यहाँ पर v जो होता है वेव की वेलोसिटी होती है। अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, तो डी ब्रोगली को हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, पी की जगह एम वी रखेंगे तो लैम्डा हमारा ये आ जाएगा। हमें पता है प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग या आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू प्राइम, क्योंकि न्यू प्राइम हमने फ्रीक्वेंसी ली है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर 1/v² की वैल्यू निकालें, क्योंकि इस इक्वेशन में 1/v² निकालना है, तो सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने देखा होगा, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है। c वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा वेवलेंथ होता है। अब हमारे पास वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से, और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू प्राइम से, और लैम्डा की जगह लैम्डा। तो अगर वेलोसिटी का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एंड लैम्डा का स्क्वायर। तो यहाँ v² की जगह क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एंड लैम्डा का स्क्वायर। न्यू प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से, देखो इस इक्वेशन से न्यू प्राइम की वैल्यू आ रही है e अपॉन एच, तो इस न्यू प्राइम की जगह आपके पास आ गया e बाय एच, और लैम्डा जो है यहाँ से देखो h अपॉन एम वी आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो h अपॉन एम वी लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये टर्म। सो इसको उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में v² की जगह पे, तो पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से साई कॉमन ले लिया, साई कॉमन लेने के बाद राइट हैंड साइड को एज इट इज छोड़ दिया। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हमें पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा बीएससी पार्ट 2 में, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहाँ पर साई का जो सोल्व करेंगे तो साई बार की वैल्यू हमें मिलेगी, तो ये इसका सोल्यूशन जो है वो आएगा। अब ये सोल्यूशन कैसे आएगा, अगेन दिस इज
इन डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट, जो कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है. सो आई विल नॉट टेल यू हाउ दिस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. ओके, नाउ साई जो होता है हमारे पास यहाँ पे, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, एक चीज देखना, इक्वेशन थर्ड में हमने क्या किया है, इक्वेशन थर्ड में साई बार को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक तो साई और एक एक्सपोनेंशियल -2 पाई आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस. आप ध्यान से देखें तो टाइम वाला पार्ट ये है, तो हमने बेसिकली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अगर अपन यूज करें तो ये वाला जो साई है वो केवल एक्स वाई जेड यानी स्पेस यानी कि पोजीशन का फंक्शन हो जाएगा, और ये आपके पास टाइम का फंक्शन हो जाएगा. तो इस तरह से साई बार जो है वो पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो साई है वो केवल स्पेस कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है. इसका मतलब केवल जो साई है वो एक्स वाई जी का फंक्शन है, साई बार जो है वो एक्स वाई जी एंड टी का फंक्शन है. नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अब अगर ये जो है वो इसका सॉल्यूशन है, यानी कि इक्वेशन 3 जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर वो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है तो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 2. सो व्हाटएवर क्वांटिटीज वी नीड इन इक्वेशन 2 we will calculate using equation number 3. So in equation 3 we have been given psi bar, but in equation 2 we required the second order differential of psi bar with respect to x, with respect to y, with respect to z, with respect to t. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 जो है उस 3 को टाइम के साथ में और डिस्टेंस के साथ में हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले टाइम के साथ में करते हैं, और ट्वाइस करना है, दो बार ही करना है. तो ये दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया, जो बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज इट इज अ सिंपल डिफरेंशिएशन विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th और क्लास 12th. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम इन सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. यू जस्ट हैव टू डू द डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ द गिवन फंक्शन इन इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, कर लोगे, टाइम के साथ करना है तो बाकी सब चीजें, साई तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि उसमें टाइम है ही नहीं. ओके, और इन सब का स्क्वायर करके ओपन करोगे तो यू विल गेट दिस टर्म. अब हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है. ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, देखो डेल टू साई बार को अगर एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार ही करोगे तो साई बार क्या क्या है, साई बार में साई आपके पास एज इट इज है, तो केवल साई का ही तो डिफरेंशिएशन होगा, बाकी तो होगा ही नहीं. तो यहाँ पे क्या करना है, उस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो साई का तो हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल वाला जो टी का फंक्शन है, ई की पावर जो टी है, मैं टी में साइड जो टर्म आए उनको नहीं लिख रही हूँ, टी वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा और एज इट इज आपके पास क्या हो जाएगा, इस पे लग जाएगा, ये तो लग जाएगा, और एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा. फिर जब एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा तो इक्वेशन नंबर 3 में आप जब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा और एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट इधर राइट हैंड साइड में यहाँ से आएगा. तो एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर केवल साई बचेगा. अब ध्यान रखिए यहाँ साई बार नहीं आएगा. यार आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको ये सब छोटी मोटी चीजें पता है कि एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड में, और दोनों साइड में सिंपली साई बच जाएगा हमारे पास. नाउ अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2mv². और प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया गया है कि अगर रिलेटिविस्टिक मोशन होता तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती, वो प्रीवियस लेक्चर में बता दिया. बट फॉर द टाइम बिंग हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास में अगर टोटल एनर्जी ई है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट, यहाँ से अगर आप mv² की वैल्यू निकालोगे तो mv² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2me माइनस वी आ जाएगा. करेक्ट, तो ये वैल्यू जो है आपको कहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पे इस जगह m² v² की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे ये. ओके, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा. यहाँ तक भी आई होप कोई इशू नहीं है, ये आ गया हमारे पास. नाउ ये सिंबल जो है आपने पढ़ रखा होगा, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं या फिर डेल स्क्वायर्ड बोलते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं. तो ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है वो नेगेटिव में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. और दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें टाइम कहीं पर भी नहीं दिख रहा है आपको, तो ये तो है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन. ओके, नाउ इसके जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं. इसका सॉल्यूशन साई से आएगा. फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई बार, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार. हालांकि जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं इस वक्त वो क्वांटम मैकेनिक्स की चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी है, बट ओके लेट्स रिवाइज इट. इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा
A satisfactory interpretation of the wave function psi bar associated with a moving particle was given by Born in 1926. मत लिखो एग्जाम में. Born postulated, यहाँ से शुरू करो. The square of the magnitude of the wave function psi square or psi star if psi bar is complex evaluated at a particular point at any instant is proportional to the probability of finding the particle at that point. psi का physical significance में क्या लिखना है कि अकेला psi कुछ नहीं बताता है. अकेला साई होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा. इसका मोड स्क्वायर लेना पड़ेगा. अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो आपको बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम. ओके, यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है. तो जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है डार्क करके, सिर्फ वो 3 लाइनें यहाँ पे आपको याद रखनी है. और जो साई स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे. ओके, और जो साई है, सिंपली साई है, उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के इसका प्रोपोर्शनल होती है. तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई. अब देखो, अगर ये इंटरप्रिटेशन सही माना जाए तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी टाउ इज, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब आते ही समझ जाना पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसका मतलब ये है कि यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, साई स्क्वायर है. ठीक है, अगर यूनिट वॉल्यूम में इतनी है तो डी टॉ वॉल्यूम में कितनी होगी, साई स्क्वायर डी टॉ. और वही यहाँ लिखा हुआ है कि according to this interpretation the probability of finding the particle within an element of volume d tau is psi square d tau. Now since the particle is certainly somewhere, the integral of this over the whole space must be unity. पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा. तो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दे तो ये वैल्यू हमें 1 मिलेगी, क्योंकि ये हमें टोटल प्रोबेबिलिटी देगी और प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है. ठीक है, जो भी वेव फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अ वेव फंक्शन दैट ओबेज दिस इक्वेशन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड. सो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो यू हैव टू राइट डाउन दिस definition. Every acceptable wave function must be normalizable. जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है उसे वेव फंक्शन की कैटेगरी में या एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं माना जाएगा. ओके, नाउ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आइगेन फंक्शन. तो साई के अंदर हमारे पास साई बार में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. अब आपको एग्जाम में डिटेल से नहीं लिखना है, बस इतना जानना है कि एक तो साई जो है इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर. ओके, क्यों हो रहा है ये रीजन पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाएगी, तो शॉर्ट में भी लिख देना साई मस्ट बी फाइनाइट. ये आपने बीएससी पार्ट 3 क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है. साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यानी किसी भी एक टाइम पे या एक पोजीशन पे साई की 2 वैल्यूज आपके पास नहीं आ सकती. ओके, एक्सप्लेनेशन इनका हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो वैसे भी डायरेक्टली सिलेबस में है नहीं. साई मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड हैव अ कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव एवरीवेयर. मतलब साई तो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डी साई बाय डी एक्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए. ओके, सो ये प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज है, आपको बस 3 ही याद रखनी है. अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन निकालते हैं. अब ये सारी चीजें छोड़ दो क्योंकि हम 1 इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में बात कर रहे हैं. और 1 इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में अगर मान लीजिए न्यूक्लियस को अगर अपन इनफाइनाइटली मासिव मानते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का मास ले लेंगे, और अगर उसे फाइनाइटली मानते हैं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है कि हम मास की जगह क्या लेंगे. अगर न्यूक्लियस का मास है m और इलेक्ट्रॉन का मास है m, राइट, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, रिड्यूस मास. और रिड्यूस मास आपको यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, नाउ अब अगर अपन देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के साथ में हमेशा कौन से फोर्स के अंदर बंधा हुआ होता है, कूलम फोर्स में, राइट. तो कूलम पोटेंशियल लेना पड़ेगा, और कूलम पोटेंशियल क्या होता है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r. और r जो होता है वो पोजीशन होता है, तो r बेसिकली किसका फंक्शन होता है, x y z, क्योंकि r पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, x y z है. इसका मतलब जो पोटेंशियल है आपका वो x y और z का फंक्शन हो गया. सॉरी, वहां पर मेरा कैमरा चला गया. v जो है वो x y z का फंक्शन हो गया. अगर कूलम पोटेंशियल ले रहे हैं तो v जो है वो x y z का फंक्शन हो जाएगा. और हमारे पास v का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, k q1 q2. सो k तो आ गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया k. q1 का मतलब न्यूक्लियस का चार्ज,
और Q2 यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो कितना हुआ माइनस का Z², तो यहाँ माइनस गिवन है और Z² डिवाइडेड बाय रूट, मैग्नीट्यूड लिखना है R का सिर्फ। अब हमें पता है कि R² कितना होता है x² प्लस y² प्लस Z² होता है, तो यहाँ से R का मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा, रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस Z²। सो ये हमें पोटेंशियल मिल चुका है। ठीक है, अब हमें श्रोडिंगर इक्वेशन वापस लिखनी है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है हमने लिख रखी थी, ये हमें मिली हुई है। ओके, इस इक्वेशन के अंदर हम इस डेल स्क्वायर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख देंगे, तो लाप्लासियन ऑपरेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय दीज थ्री टर्म्स। नाउ अब हमारे पास क्या है कि ये जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन में है। अब हमारे पास जो इसमें सॉल्व करते हैं तो ये काफी डिफिकल्ट सॉल्यूशन हो जाता है, तो डिफिकल्टी को हम क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे बाय चेंजिंग टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो हम एक्स वाई जेड की जगह कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे, आर थीटा फाई लेंगे। तो यही इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर लिखी जाती है तो ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपने अगेन मैथ्स में पढ़ा हुआ होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स में। ये तो मैं डायग्राम दिखा देती हूँ आपके पर्पस के लिए कि यहाँ पे आर होता है, ये एंगल थीटा जेड एक्सिस से लिया जाता है, और फाई जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एंगल लिया जाता है, ये जेड, ये एक्स और ये वाई होता है। आर थीटा फाई और एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होता है ये आपने पढ़ा हुआ है, गूगल पे डालना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कन्वर्जन का पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। मैं समझा भी सकती हूँ बट अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, क्योंकि मुझे कहीं तो लग रहा है कि मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाया है बट वो अपलोड नहीं है सीरीज। बट ये आपको पता है कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई होता है, y इज इक्वल टू आर साइन, हाँ 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 हाँ, रिमेम्बर, आई रिमेम्बर, ये आपको शायद मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में डेरिवेशन करवाया है। यस, क्लासिकल मैकेनिक्स की एमएससी देखना आप, नहीं एमएससी की क्लासिकल मैकेनिक्स देखना, उसमें मैंने आपको इसका डेरिवेशन करवाया हुआ है। आई रिमेम्बर नाउ, लाग्रांजियन के टाइम पे मैंने डेरिवेशन करवाया था। तो ये तीनों आपको मिल जाएंगे। आर हमारे पास पता ही है, ओके, और थीटा हमारे पास क्या होता है, ध्यान रखना थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स दिस। कैसे, यहां से देख लो, यहाँ से आपके पास cos थीटा निकालोगे तो cos थीटा कितना आ जाएगा, z अपॉन आर आ जाएगा। ओके, और थीटा निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स z अपॉन आर हो जाएगा। और r कितना होता है आपका, r होता है ये रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस Z², और z आपका यहाँ का यहाँ लिखा हुआ है, और ये cos इनवर्स आपका यहाँ पे है। ओके, और फाई एंगल आपको पता ही है कितना होता है, tan इनवर्स y बाय एक्स। कैसे, क्योंकि डायग्राम में देखिए एक बार, डायग्राम में इधर आपका y जा रहा है और इधर आपका x जा रहा है, तो अगर इधर y जा रहा है इधर x जा रहा है, और यहाँ से अगर प्लेन के अंदर ही एक वेक्टर बनाया है एंड दिस इज एंगल फाई, और अगर ये x है और ये y है, तो tan फाई जो है वो आपका कितना हो जाएगा, y बाय एक्स। तो फाई इतना कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y बाय एक्स, ये अपना फाई आ गया। मुझे लग रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में इतना डिटेल से नहीं दिया होगा जितना इसमें है। एनीवेज, द श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस। अब ये कैसे आया ये ध्यान रखना, लाप्लासियन ऑपरेटर जो होता है जिसे कार्टेशियन में होता है डेल टू एक्स, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, उसी तरह से आर थीटा और फाइव में गूगल पे करना लाप्लासियन ऑपरेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि दैट इज नॉट माय जॉब इन दिस पेपर राइट नाउ, है ना। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाकी ये हो सकता है, मतलब नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो वैसे भी नहीं, किसी ना किसी ने तो कर ही रखा होगा, बट एनीवेज आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इतना तामझाम आपको एग्जाम में नहीं करना है, तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी ले सकते हैं, बट मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये बीएससी में इतना डिटेल से समझाया हुआ नहीं है। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अगर आर में लेते हैं, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी पता ही है, सिंपली ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का के Q1 Q2 अपॉन आर लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड हम यूज करते हैं, हमें पता चल गया कि हमारे पास जो साई है वो किसका फंक्शन है, आर थीटा फाई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेट करते हैं रेडियल पार्ट को और एंगुलर पार्ट को। तो यहाँ पर दो फंक्शन मान लेते हैं कि साई जो है मान लीजिए दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से एक फंक्शन है कैपिटल आर जो कि प्योरली स्मॉल आर का फंक्शन है, और एक फंक्शन है कैपिटल वाई जो कि प्योरली थीटा और फाई का फंक्शन है। ठीक है, इस आर को हम बोलेंगे रेडियल फंक्शन, और जो वाई है वो हमारा एंगुलर फंक्शन हो जाएगा क्योंकि वो दो एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो फर्स्ट जो टर्म था ये वाला टर्म, यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या था, 1/r² d/dr, और यहाँ पे था r²। एंड देखो एक बार फर्स्ट वाला टर्म, मैं सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म सॉल्व करके बताऊंगी, सेकंड आप ही करोगे। देखो यहाँ पे साई आ गया,
अब ये साई जो है इसे आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वाई। पर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, सिर्फ आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो केवल क्या होगा, कैपिटल आर का ही होगा आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कैपिटल आर जो है वही आर का फंक्शन है। वाई तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि वाई केवल थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, आर के। तो वाई को कांस्टेंट ले लो बाहर और आर को अंदर डाल दो, तो क्या टर्म आएगा हमारे पास में, ये देख लो, ये आ गया। आर को अंदर डाल दिया कैपिटल आर को, और वाई को बाहर ले लिया। सिमिलरली सेकंड टर्म पे, सेकंड के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो केवल थीटा के रेस्पेक्ट में है, और थीटा जो है वो केवल वाई जो है वो थीटा का फंक्शन है। इस वक्त आर कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, तो आर बाहर आ गया और वाई पे डिफरेंशिएशन लग गया। थर्ड टर्म जो है वो फाई का है, अगेन वाई जो है वो थीटा और फाई दोनों का है, आर नहीं है तो इस बार भी आर जो है वो कांस्टेंट आएगा, और जो फाई है उसका फाई के रेस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन होगा, वाई का होगा। बाकी ये वाला जो टर्म है वो एज इट इज लिया है, पोटेंशियल एनर्जी केवल आर का फंक्शन है, उसमें थीटा और फाई है ही नहीं। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर वाई से, और रीअरेंज करेंगे, जो कि करते रहना आप, है ना। ये मल्टीप्लाई किया है और रीअरेंज किया है तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। मैं नहीं करवाऊंगी ये चीज, क्योंकि मैं ये नहीं करवाऊंगी, बस ये हो जाएगा यार इजीली मल्टीप्लाई करके, और रीअरेंज करना है। तो अब हमारे पास एक चीज ध्यान समझनी है आपको, अब इसके बाद आती है फिजिक्स। ये जो मैंने आपको करने को बोला है वो मैथ्स है, और मैथ्स पढ़ाना इज नॉट माय जॉब। ये वाला पार्ट देखिए, इस पार्ट में कहीं भी आपको थीटा और फाई नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, स्मॉल आर। और राइट हैंड साइड में देखो, कहीं भी आपको आर नहीं दिखाई देगा, सिर्फ थीटा और फाई दिखाई देगा, और ये दोनों एक दूसरे के हमेशा इक्वल है। अब आप खुद समझिए कि इधर वाला फंक्शन जो है वो केवल आर का फंक्शन है, और इधर वाला जो फंक्शन है वो केवल थीटा और फाई का फंक्शन है, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल है। अब एक चीज आपको समझाती हूँ जो मेन आपके काम की है। एफ आर एक आर का फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है थीटा और फाई का, और ये दोनों हमेशा इक्वल हैं। अगर मैं आर की वैल्यू 2 से 3 कर देती हूँ, 2 से 3 करती हूँ, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए चेंज हो जाएगी, तो ये फंक्शन तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आर की वैल्यू 2 से 3 कर देती हूँ, तो क्या राइट हैंड साइड चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट हैंड साइड चेंज नहीं होगा और लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो गया, तो क्या इक्वलिटी मेंटेन रही, बिल्कुल नहीं रही। सिमिलरली अगर आप थीटा और फाई में चेंज करते हो, तो आरएचएस चेंज हो जाएगा, एलएचएस चेंज नहीं होगा, इक्वालिटी वैलिड नहीं रहेगी। तो इक्वालिटी वैलिड रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि ये टर्म भी एक कांस्टेंट हो और ये टर्म भी एक कांस्टेंट हो। मान लीजिए वो कांस्टेंट मान लेते हैं ए, तो अगर ये भी ए के इक्वल होगा जो कि स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये भी ए के इक्वल होगा जो कि स्मॉल आर पे डिपेंड या थीटा फाई पे डिपेंड नहीं करेगा, तो फिर आप चाहे आर को कितना ही चेंज करो, इक्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। तो दोनों की इक्वालिटी मेंटेन रखने के लिए दोनों साइड को ही हम कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, एंड फॉर द कन्वीनियंस वो कांस्टेंट हम लेके चलेंगे एल एल प्लस वन। अब ये पॉजिटिव साइन के साथ में है या नेगेटिव साइन के साथ में है देख लेते हैं। नहीं, पॉजिटिव साइन के साथ में है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड डिपेंड्स only on the variable r, while the right hand side depends upon the other variables theta and phi. Hence this equation can be correct only if both sides of it are equal to the same constant, जो मैंने बता दिया है। Let this constant be l l plus 1, तो we get radial equation। तो सबसे पहले LHS को हम हमारे कांस्टेंट के इक्वल करते हैं, इसको छोड़ दो पहले। तो हमारा आर लेफ्ट हैंड साइड ये है, किसके इक्वल आ जाएगा, एल एल प्लस वन। और राइट हैंड साइड हमारा क्या आएगा, राइट हैंड साइड की इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। राइट हैंड साइड में हमारा ये था, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, एल एल प्लस वन। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, रेडियल को बाद में डील करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, y जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, थीटा एंड फाई। तो हम क्या करेंगे, y जो है उसको भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन मान लेते हैं। एक फंक्शन होगा आपका थीटा। अब ये दोनों देखो, एक तो ऐसा दिया हुआ है थीटा ना, एक तो ऐसा थीटा दिया हुआ आपको, और एक थीटा ऐसा दिया हुआ है। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए होता है, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट्स में ये कैपिटल थीटा होता है और ये स्मॉल थीटा होता है। तो फंक्शन जो माना है वो कैपिटल थीटा है, वेरिएबल जो है वो स्मॉल थीटा है, और ये फंक्शन जो है वो कैपिटल फाई है, और किस जो वेरिएबल है वो क्या है, स्मॉल फाई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में इस y की जगह कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई, इस y की जगह कैपिटल थीटा
और कैपिटल फाई रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में है। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में है तो जो फाई वाला फंक्शन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फाई वाला फंक्शन कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया और थीटा जो है वो डिफरेंशिएशन के अंदर चला गया। सिमिलरली सेकंड टर्म जो है उसमें डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो जो y है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इस बार थीटा जो है वो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा और फाई का जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज है। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड रीअरेंजिंग। ये काम आपका है, पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो और रीअरेंज करो। मतलब रीअरेंज का मतलब है थीटा के टर्म्स को सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, फाई के जितने भी टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में सेम सिचुएशन वापस आ गई कि एलएचएस में सिर्फ वेरिएबल थीटा दिख रहा है और आरएचएस में सिर्फ वेरिएबल फाई दिख रहा है। इसका मतलब अगर थीटा में चेंज करेंगे तो एलएचएस चेंज हो जाएगा, आरएचएस चेंज नहीं होगा, और अगर फाई में चेंज करते हैं तो आरएचएस विल बी चेंज्ड एंड एलएचएस विल रिमेन कांस्टेंट, तो इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए टू मेंटेन द इक्वालिटी हम क्या करेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे एंड दिस टाइम लेट दिस कांस्टेंट बी एमएल स्क्वायर। अब ये एमएल स्क्वायर है तो सबसे पहले एलएचएस को एमएल स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, ये कर दिया, फिर आरएचएस को कर देते हैं तो हमें ये मिल गया। चलो इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को तो इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन इजीली आ जाएगी। मतलब दोनों को एक साइड में ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो आपके पास में ये आ जाएगी। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को मतलब एक साइड में ले लेना, रीअरेंज कर लेना, वो आपका काम है, इजीली हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है, मैथ्स में नहीं करूंगी। अब हमारी जो रेडियल इक्वेशन है, तो हमारे पास ये इक्वेशन तो फाई की आ गई, ये इक्वेशन थीटा की आ गई। रेडियल की हमने वो की वो ही लिख रखी है जो शुरू में ऊपर मिली थी, कोई चेंज नहीं किया है कैपिटल आर वाली इक्वेशन में, सेम टू सेम है। तो ये तीन इक्वेशन हमें मिल चुकी है। तो हमने बेसिकली किया क्या, वी हैव ब्रोकन द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू 3 ordinary differential equations each having a single variable phi theta r respectively। एक श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसमें r थीटा फाई तीनों था, अब हमने उसको डिवाइड कर दिया तीन इक्वेशंस में, जिसमें एक में प्योर फाई है, एक में प्योर थीटा है, एक में प्योर स्मॉल r है। when we try to let's say क्या करना है, find out acceptable solution of these equation, certain integral numbers identified as quantum numbers automatically come in। कैसे आते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फाई वाली इक्वेशन को। तो फाई वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये आपके पास में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आप बीएससी पार्ट 2 में बहुत बार पढ़ चुके हो। इसका सॉल्यूशन होता है e की पावर प्लस माइनस आयोटा m5। ये होता है विद सम कांस्टेंट, कुछ भी है कांस्टेंट या जो भी होता है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा ये देख लीजिए। तो सॉल्यूशन पे मैं नहीं जा रही हूँ, सॉल्यूशन इसका आएगा ये फाई इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये वाली थ्योरी नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ सॉल्यूशन पे जाइए। लेकिन ये ए कांस्टेंट है, ये अभी अननोन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ओके, बाद में निकालेंगे। ये वाले पार्ट भी आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली लिख दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। ml की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है, +-1 +-2 +-3 आ जाता है। इसी तरह से द सॉल्यूशन ऑफ थीटा, थीटा का वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एज यू कैन सी यहाँ पर भी उसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है और वो भी हम नहीं करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन जो आता है वो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल से दिया जाता है। लेजेंड्रे फंक्शन, लेजेंड्रे स्पेशल फंक्शंस के अंदर आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स सेमेस्टर 1 में भी पढ़ी होगी आपने। तो ये लेजेंड्रे फंक्शन में आ जाएगा। ओके, एमएल की वैल्यू आपके पास जाएगी 0 से लेके +-l तक और एल की वैल्यू आपके पास जाएगी ml, ml+1, ml+2, ml+3। ये सब याद रख लेना आप, है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये है, रेडियल फंक्शन का सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा और ये याद ही रख लेना। रिमेंबर, नेट का एग्जाम देंगे तो उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये कैपिटल एल जैसा दिख रहा होगा ना, ये जो कैपिटल एल है ये कैपिटल एल नहीं है, जबकि ये क्या है हमारे पास, ये वाले पोलिनोमियल है। ठीक है, ये वाले पोलिनोमियल है हमारे पास। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ए नोट जो हमने लिया है, ये ए नोट बेसिकली किसको रिप्लेस किया हमने, इसको रिप्लेस किया है जो कि हमारे पास हाइड्रोजन की बोर रेडियस थी। तो ये तीनों सॉल्यूशन का मतलब मैंने इक्वेशन से सॉल्व नहीं किए हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखे हैं। आप भी याद रख लेना क्योंकि मैंने भी याद ही रखे हैं हमेशा। अब हमें क्या करना है, एनर्जी, एनर्जी डायरेक्टली आप लिखिए कि अबव इक्वेशन इज सेपरेबल। अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास एनर्जी जो आती है सॉल्व करने के बाद एनर्जी आएगी ये, जो कि बोर मॉडल से भी एनर्जी हमें यही मिली थी। अब हमारे पास एन एल एम की वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो एन जो है वो इंटीजर है, जो एन की वैल्यू आती है वो हमेशा मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन एल प्लस वन। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास एन की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा या तो एल के इक्वल होगी या एल से ज्यादा बड़ी होगी। तो एन की वैल्यू जो है वो एल प्लस वन, एल प्लस टू, एल प्लस थ्री कुछ भी हो सकता है। और एल की वैल्यू आपने पढ़ा होगा 9th-10th के अंदर, केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा आपने, एसपीडीएफ वाले में। एसपीडीएफ में हम जब लगाते हैं ना, इसके लिए एल इक्वल टू जीरो, इसके लिए एल इक्वल टू वन, और वन एस के लिए एन इक्वल टू वन, टू एस के लिए एन इक्वल टू टू। ये हाँ नंबर वही है, एन वही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल वही है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम वही है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो साई जो है हमारा क्या था, कैपिटल आर का फंक्शन था, और थीटा का फंक्शन हो गया, और फाई का फंक्शन हो गया। यहाँ पे आर में अपन ने लिखा है स्मॉल एन और स्मॉल एल, क्योंकि जो कैपिटल आर का रिजल्ट आया था हमारे, जो फाइनली सॉल्यूशन मिला था, उसमें जो जो क्वांटम नंबर यूज हो रहे हैं वो एन और एल यूज हो रहे हैं। इसी तरह से जो थीटा है उसके सॉल्यूशन में देखेंगे तो एल और एम एल यूज हो रहा है, इसलिए एल एम एल। और जो फाई वाला था उसमें केवल एम एल आ रहा था, तो एम एल। तीन क्वांटम नंबर है, एन, एल और एम एल। ये तीन क्वांटम नंबर वही है जो केमिस्ट्री में आपने पढ़े थे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम आइगेन फंक्शन निकालते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। जनरलाइज तो हमारे पास आ गया, और वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन लिखिए। तो साई 1000 क्या होगा, तो n इक्वल टू 1 पुट करना है, क्योंकि देखो 100 साई n l m है ना। तो यहाँ पे 100 का मतलब n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m l इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ऊपर वाली तीन इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। कहाँ पर पुट करेंगे हम, यहाँ पर पुट करेंगे। यस, जैसे मान लीजिए ml तो 0 मिल गया अपन को। इस ओके, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल रखी है या नहीं निकाल रखी। हाँ, हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन डायरेक्टली आएगा। देखो, द कॉन्स्टेंट्स एन एल एम एंड ए इन्वॉल्व इन आर थीटा फाई आर एडजस्टेड सो दैट ईच इज नॉर्मलाइज। तो यहाँ नहीं निकाल रखी इनकी वैल्यू, ये सब एडजस्ट ऐसे किए जाते हैं कि ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं। द रियल फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइज आइगेन फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम इज। तो इसका डेरिवेशन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में पूरा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर एन की वैल्यू निकाली गई है, ए की वैल्यू निकाली गई है। हमारे पास जो अभी वेव फंक्शन दिया हुआ है उसमें इन्होंने बस एक लाइन लिख दी है कि इनको एडजस्ट इस तरह कर लिया ताकि ये नॉर्मलाइज हो गए, जबकि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा के ए की वैल्यू निकाली जाती है, जो प्रोबेबली आता है ए की वैल्यू मेरे मतलब जहां तक एज फार एज आई रिमेंबर 1/√2 पाई आता है। उसी तरह से कैपिटल एन एल आर वाले फंक्शन में और थीटा वाले फंक्शन में भी आता है। एनीवेज, ग्राउंड का वेव फंक्शन जो है ये आपको याद रखना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर, ये एन एल एम एल की वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है, एनर्जी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्मॉल एल के लिए हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन ही आया था। ओके, तो रेडियल फंक्शन हमारे पास ये आया था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमें पता ही है टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है। अब काइनेटिक एनर्जी के भी दो पार्ट होते हैं, कैसे, काइनेटिक रेडियल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन टुवर्ड और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड ऑर्बिटल ड्यू टू द मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। क्योंकि हमें पता है कि जब वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर मोशन में, तो अगर कभी उसकी वेलोसिटी इस तरह से होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, इधर और एक मतलब एक रेडियल, एक इधर होता है टेंजेंशियल पार्ट होता है और रेडियल पार्ट होता है। तो दो तरह की वेलोसिटी होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की आती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हमने लिख दिया, टोटल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक रेडियल, रेडियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ई की जगह हम रखेंगे के रेडियल प्लस के ऑर्बिटल, और साथ में हमारे पास प्लस का वी आ जाएगा। प्लस का वी जो है माइनस के वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला टर्म एज इट इज आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला टर्म कहाँ से आया, ये यहाँ से हमने इसको अरेंज किया है, पूरी इक्वेशन को इस टर्म से डिवाइड कर दो, तो इसको सॉरी कॉमन ले लिया, इस टर्म को ब्रैकेट के बाहर ले लो, तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इस पर डिवाइड हो जाएगा, है ना। 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब के ऑर्बिटल की जो वैल्यू है वो हमें कहाँ से पता चली, के ऑर्बिटल जो है यहाँ पर देखिए, के ऑर्बिटल की वैल्यू कैसे आई, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। द रेडियल इक्वेशन इज कंसर्न
क्योंकि ये हमारी इक्वेशन कौन सी थी, रेडियल इक्वेशन है, रेडियल इक्वेशन थी, तो रेडियल इक्वेशन इज कंसर्न ओनली विद द रेडियल मोशन, करेक्ट, केवल रेडियल मोशन होना चाहिए, हेंस इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम के ऑर्बिटल, तो इस इक्वेशन के अंदर के ऑर्बिटल नहीं आना चाहिए। तो अगर पूरी इक्वेशन में हमारे पास केवल के रेडियल रहे, के ऑर्बिटल ना रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के बराबर हो जाएं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएं, और अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं तो यहाँ से के ऑर्बिटल की जो वैल्यू है वो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, तब ये इक्वल हो जाएंगे और ऑपोजिट साइन के तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास केवल रेडियल फंक्शन बचेगा। तो इस वजह से के ऑर्बिटल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। अब एल जो है एंगुलर मोमेंट होता है, हमें पता है एल का फॉर्मूला वैसे तो कितना होता है, mvr होता है, पर रिड्यूस मास ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, म्यू वी आर, तो एल जो हमारा कितना हो जाएगा, म्यू वी आर, और के ऑर्बिटल जो है वो कितना होता है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, अब हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ म्यू वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, इस v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, l अपॉन म्यू आर, और ये l अपॉन म्यू आर जो है वो उठा के यहाँ पर v स्क्वायर में पुट कर दो, तो आ जाएगा l स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर, करेक्ट, के ऑर्बिटल आ जाएगा। ये के ऑर्बिटल की वैल्यू जाके आपको पुट करनी है LHS में यहाँ पे, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, इस इक्वेशन में, तो LHS तो ये हो जाएगा और RHS हमारा एज इट इज है। इसको सॉल्व करेंगे और एल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, जो कि आपने बीएससी के अंदर पढ़ रखा होगा। एल की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली ये लेते हैं, एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। आपको सच बताऊं तो मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है इस डेरिवेशन को कि ये एल की वैल्यू यहाँ से आती है, मैं भी आज तक डायरेक्टली वो क्वांटम मैकेनिक्स में जितना दिया हुआ है उतना ही पढ़ती रही, ये के ऑर्बिटल और के रेडियल वाले से मैंने भी नहीं पढ़ा था। एनीवेज एल की वैल्यू में पता है 0 से लेके n-1 तक होती है। एल जो होता है उसे हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये चीजें जो थ्योरी है स्क्रीनशॉट लो और खुद पढ़ो क्योंकि बहुत आसान है, ये यही बता रहा है 1s के लिए कितना होता है, 2s के लिए कितना होता है, जैसे देख पा रहे हो एसपीडीएफ होता है उनके लिए एल की ये वैल्यूज हो रही है, n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 0 मिलकर 2s बनता है, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 जो होता है वो 3p बनता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा एल जो है, एल का तो हमें पता चल गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो एल है उसका एक कंपोनेंट जो है एल वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट रहेंगे एल एक्स एल वाई एल जेड, लेकिन अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में लगाते हैं तो इसका जो जेड कंपोनेंट होगा वो भी आपको याद रखना है, एल जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा, एम एल एच अपॉन 2 पाई, ये भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, और एम एल की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 0 प्लस माइनस एल तक जाती है। एम एल को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। इसके बाद हमारे पास ये चीजें किसी भी काम की नहीं है। अब आ जाइए आप इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसके बारे में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में, पूछा गया है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के कर्व बनाने के लिए पूछे गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जैसा कि हमने पढ़ लिया था कि साई हमारे पास ये होता है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है साई स्क्वायर, तो क्या करेंगे, साई स्क्वायर कर देंगे, साई स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर भी हो जाएगा, थीटा स्क्वायर भी हो जाएगा और फाई स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें पता है कि साई स्क्वायर जो होता है साई साई कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पर एजीमुथल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाई स्क्वायर जो है डज नॉट प्ले एनी पार्ट। क्यों, क्योंकि फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी ए ई की पावर आयोटा एम एल फाई, और अगर फाई स्टार ले लेंगे तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट। इट मींस दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो फाई पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो हमारा पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो केवल किस पे डिपेंड करेगी, एक तो स्मॉल आर पे करेगी और थीटा पे करेगी, क्योंकि फाई पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अब हमें केवल आर और थीटा का ध्यान रखना है। तो नाउ hence psi square is completely specified by capital R square and capital theta square। तो पहले अपन साई स्क्वायर की जो डिपेंडेंस है वो आर स्क्वायर पे देख लेते हैं। अगर अपन केवल आर स्क्वायर पे देखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि उसमें हमने केवल रेडियल फंक्शन लिया है, ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे पी आर से, such that PRDR is the probability of finding the electron at a distance between R and R plus DR। क्योंकि देखो PR जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब पर यूनिट होता है, और हम यहाँ पे डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आर रेडियस के सर्कल में, आर रेडियस के सर्कल में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर सॉरी ये डेंसिटी है तो इसका मतलब है यूनिट डिस्टेंस में यूनिट रेडियस के सर्कल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी आर है।
तो dr डिस्टेंस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, pr dr। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है the pr dr is the probability of finding the electron at a distance between r and r plus dr from the nucleus। it is given by, ये कैसे गिवन होगा, pr dr is equals to r स्क्वायर 4 pi r स्क्वायर dr। ये कैसे आया थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि देखो जो कैपिटल R का स्क्वायर है दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब हमारे पास कितना हो जाता है, यूनिट वॉल्यूम में है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, पी आर है, करेक्ट, पी आर हो जाएगी। तो हमारे पास ये सर्कल है आर रेडियस का, स्फेयर है, सॉरी स्फेयर है, और इसके चारों तरफ एक दूसरा स्फेयर हमने बनाया जिसकी रेडियस कितनी है आर प्लस डी आर। और हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रॉन इस बीच वाले वॉल्यूम में हो सकता है, शेडेड वाले पार्ट में। तो शेडेड वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि ये स्फेरिकल शेल होता है, तो आर रेडियस और डी आर थिकनेस की स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट। ये डीवी वॉल्यूम है, मान लीजिए ये वॉल्यूम जो है वो डीवी है। तो यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर पी आर है हमारे पास में, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हमारे पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है, आर स्क्वायर है। तो डीवी वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर डीवी हो जाएगी, या फिर आर स्क्वायर और डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैं दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है, आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्योंकि आर स्क्वायर जो है कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, और हमें किस में चाहिए, आर से लेकर आर प्लस डी आर वाले वॉल्यूम में चाहिए, जो कि जिसका वॉल्यूम होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, where 4 pi r square dr is the volume enclosed between spheres of radii r and r plus dr। जो मैंने बोला था वो यहाँ लिखा हुआ भी आ गया। अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ्स ऑफ पी आर अगेंस्ट आर फॉर सर्टेन वैल्यूज, हम 3 के लिए बनाएंगे, एग्जाम में भी 3 के लिए पूछा जाएगा, 1s 2s और 2p के लिए, और हाइड्रोजन एटम के लिए बनाएंगे तो z इक्वल टू 1 लेंगे और यहाँ पर फिगर देखेंगे, ठीक है। तो ये जो फिगर आते हैं, सबसे पहले 1s के लिए पी आर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये कर्व आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि ये बनेंगे तो किससे, जो सॉल्यूशन हमने लिया है, और जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो बस कर्व याद रख लीजिएगा कि 1s यानी n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ml की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ml जो आता है वो हमारे पास किस में आ जाता है, फाइव वाले फंक्शन में आता है। तो ये कर्व 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 1s के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व है। ए नोट बोर रेडियस होती है, ये 5 एनोड डिस्टेंस है, ये 10 एनोड डिस्टेंस है, ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में, और डिस्टेंस के साथ में उसका कर्व है। 2s के लिए देखो, 2s के लिए 2 फ्लिप आएंगे, 2 मैक्सिमा आएंगे आपके पास, और कर्व कुछ ऐसा बनेगा। 2p के लिए आपके पास कहाँ बनेगा, इस तरह का कर्व बनेगा। तो कर्व आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी वो उस इक्वेशन को सॉल्व करके रखे गए हैं, ठीक है। सो n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 हमने 2 के लिए बनाया है, मतलब 1s के लिए बनाया है, 2s और 2p के लिए। तो n इक्वल टू 1 के लिए हो गया, n इक्वल टू 2 के लिए हो गया। 2 में d तो होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, तो आ, बस ये इतना ही है। अब हम क्या करेंगे, ये एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एवरेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज की एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको, आप देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स आपने बीएससी पार्ट 2 में पढ़ा है, वहां पे अगर आपको प्रोबेबिलिटी दे दी जाए और कोई भी क्वांटिटी दे दी जाए y, मान लीजिए उसका एवरेज निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन i प्रोबेबिलिटी pi और उस क्वांटिटी की ith स्टेट में वैल्यू। अगर इंटीग्रेशन में निकालते हैं तो समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं और प्रोबेबिलिटी आ जाता है, और वो क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सेम यहीं पर करेंगे, अगर हमें डिस्टेंस का एवरेज निकालना है तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी करेंगे, और फिर डिस्टेंस का निकालना है इसलिए r का इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें dr लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ये मैंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में समझाया था, ये वाला फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब ऑन इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल, यानी कि इनकी भी हिम्मत नहीं है कि ये इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर ले, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। तो याद रख लीजिएगा कि अगर उस इंटीग्रल को, जो पी आर का एक्सप्रेशन आया था, उसको इवेल्युएट करें, लिमिट पुट करें 0 टू इन्फिनाइट, देन वी विल गेट द वैल्यू फॉर आर एवरेज इज दिस, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज द सेम एज फॉर द बोर सोमरफेल्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट इफ k स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय एल प्लस 1। उसके बाद हमारे पास यस डायग्राम्स आएंगे, ये आपके पास थ्योरी नहीं आएगी, एग्जाम में डायग्राम पूछे गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपने अभी तक जो ग्राफ मैंने आपको दिखाए थे वो कौन सी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, रेडियल थी। अब जो आ रही है वो हमारे पास कौन सी आ रही है, एंगुलर आ रही है। तो एंगुलर भी आपको ध्यान रखनी है। एस स्टेट का जो डायग्राम होता है वो सर्कुलर बनता है। इसमें देख लीजिए L इक्वल टू 0 है, ML इक्वल टू 0 है, यानी ये एस स्टेट की बात हो रही है। पी स्टेट आपने पढ़ा ही हुआ, पी स्टेट के अंदर आपके पास पीएक्स, पीवाई, पीजेड तीन होते हैं पी, करेक्ट। इसलिए यहाँ पर आपके पास में वो बने हैं। एक के लिए बना है आपके पास L इक्वल टू 1, ML इक्वल टू 0, क्योंकि L इक्वल टू 1 का मतलब होता है P, और L इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ML की वैल्यू क्या होती है, 0 एंड +1 एंड -1। तो तीन होंगे आपको, तो ये आपके पास P स्टेट के एंगुलर डायग्राम होंगे, और इसी तरह से D के, और ये आपने वैसे केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे 11 12 के अंदर भी, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ये आपके पास 2D के हैं, क्योंकि D के हमारे पास 5 होते हैं। डी के ऑर्बिट कितने होते हैं, 5 ऑर्बिट हमारे पास होते हैं। तो ये आपके पास 0, ये +-1 और ये +-2 के करस्पॉन्डिंग, ये दोनों कर्व ही पूछे जाएंगे एग्जाम में आपको, एंगुलर वाला और रेडियल वाला, ठीक है। ये नहीं करना है आपको, बस वो जो कर दिया वही है, कंक्लूजन में भी नहीं जाना है। पैराडॉक्स रिगार्डिंग एस ऑर्बिट, ये भी नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हमारे पास क्या होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ डायनेमिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी वेट बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग दैट वैल्यू। मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू वही होती है क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो चीज किसी क्वांटिटी के एवरेज, जो किसी क्वांटिटी का एवरेज जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसी एवरेज को दूसरा नाम दे दिया जाता है, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर अपन सिंगल एक ही में लें, मतलब तीन में ना लें, केवल कन्फाइन कर लें एक्स एक्सिस में, वाई और जेड को ना लें, ताकि आर नहीं, आर की बात नहीं करें, तो पी का फॉर्मूला अपन ने देखा था। पी जो था, पी आर अपने पास कितना मिला था, पी आर हमें मिला था मोड ऑफ साई स्क्वायर। तो पी आर डी आर कितना हो जाएगा, मोड ऑफ साई स्क्वायर डी आर। अब इसको केवल एक्स में लिखो, तो इधर पी एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो ये पी एक्स डी एक्स आ जाएगा, इधर साई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, तो साई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और पी जो है वो केवल एक्स और टी का फंक्शन होगा। तो एक्स का एवरेज का सॉरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास ये आता है, जो कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रखा है। बीएससी पार्ट 3 की क्वांटम मैकेनिक्स एक बार रिवाइज कर लेना यूट्यूब चैनल पे जाके, उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एटॉमिक में नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ऊपर प्रोबेबिलिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, नीचे से प्रोबेबिलिटी का करना है, क्योंकि नीचे जो होता है बेसिकली वो अपन क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आता है। ओके, अगर मान लीजिए फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है, और वैसे भी हमें पता है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हमेशा 1 होती है, अपन ने पहले भी देखा था। तो अगर ये वैल्यू 1 ही आ जाती है, तो सिंपली ऊपर वाला फंक्शन होगा, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो तो 1 हो जाएगा, और हमारे पास एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी ये, करेक्ट। अब पी का एक्सप्रेशन रख दें, पी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मोड ऑफ साई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पी की जगह क्या रख देंगे, मोड ऑफ साई स्क्वायर रख देंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब मोड ऑफ साई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साई स्टार और साई, तो यहाँ पे साई स्टार आ जाएगा, यहाँ पे साई आ जाएगा, और बीच में हमारे पास ध्यान रखना वो वेरिएबल आएगा जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालनी है। तो कोई फंक्शन भी आएगा तो ध्यान रखना पहले साई स्टार आएगा, फिर फंक्शन आएगा, और फिर साई आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे पोटेंशियल का निकालना है तो साई स्टार आ जाएगा, फिर पोटेंशियल आ जाएगा, फिर साई आ जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला है। इसके बाद आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।